सुंदर पिचाई जब गूगल में फेमस हुए, वो गूगल कंपनी के सीईओ बने, तो हर कोई उनके बारे में जानना चाहता था। और स्पेशली जो इंडियन लोग थे वो तो जरूर जानना चाहते थे कि आखिर ये सुंदर पिचाई है कौन। तो लोगों ने आईआईटी खड़गपुर में फोन करके पूछा कि ये सुंदर पिचाई कौन है। तो वहां के प्रिंसिपल जब छानबीन किए तो उनको पता नहीं चला ये कौन है, लेकिन थोड़ा डीपली छानबीन किए तो पता चला ये तो वही पी सुंदरराजन है जो कॉलेज में टॉप किया करते थे, लेकिन फिर भी कॉलेज में नामी नहीं थे। क्यों? क्योंकि कुछ ही सब्जेक्ट में टॉप किया करते थे, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट में बड़ा अच्छा था, लेकिन हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी ये सब में उनका मन नहीं लगता था। इसलिए कुछ ही सब्जेक्ट में टॉप रहते थे और बाकी सब्जेक्ट में बस ठीक ठाक थे, इसलिए कोई उनको ज़्यादा जानता नहीं था। और अपने क्लास में इतना पढ़ाई में डूबे हुए रहते थे कि क्लास में बैठी हुई लड़कियां पे ध्यान भी नहीं देते थे। मतलब इतना ज़्यादा वो पढ़ाई पे ध्यान, मतलब उनका फोकस रहता था, और इसलिए भी ज़्यादा वो फेमस नहीं होते। तो जब सुंदर पिचाई से इंटरव्यू लिया जा रहा था तो उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। कि जब उनके घर में फ्रिज और टेलीफोन आया था तो उसने देखा कि मम्मी पापा का टाइम बहुत बचने लगा और वो अपने बच्चों पर, हम लोगों पे टाइम ज़्यादा देना स्टार्ट कर दिया। तो उस दिन मैंने टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस समझा कि टेक्नोलॉजी से हम लोग अपना समय कितना बचा सकते हैं। फिर अपने आप को पूरी तरह से मैंने उसमें झोंक दिया कि मुझे टेक्नोलॉजी सीखना है, मुझे इंफॉर्मेशन एज पे फोकस करना है, और इसके बदौलत मैं दुनिया को चेंज कर सकता हूँ। और तब जाकर के वो इतना पढ़ाई करने लगे, फिर जाकर के धीरे धीरे वो गूगल में इंटर किए। और जब गूगल में इंटर किए, क्योंकि जब कंपनी बड़ी होती है तो पॉलिटिक्स भी वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और कोई भी पर्सन इंडियन लोग को अंडर एस्टिमेट ही करता है। वहाँ भी ऐसा ही हुआ कि सुंदर पिचाई को कोई वैल्यू नहीं देता था। वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, दैट इज क्रोम। गूगल क्रोम का नाम सुने होंगे, जनरली हम लोग सब वही यूज करते हैं। तो आज शायद उन्हीं की देन है वो। तो वो मैनेजमेंट से बात किए कि मुझे ये ब्राउजर पे काम करना है, तो मैनेजमेंट ने मना कर दिया क्योंकि उस पर फंड बहुत ज़्यादा लग रहा था। लेकिन फिर भी सुंदर पिचाई ने अपना बात रखना स्टार्ट किया, रेगुलरली अच्छी तरह से रखा, फिर मैनेजमेंट मान गया। और इतना ज़्यादा वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ कि पूरे कंपनी के नज़र में सुंदर पिचाई आ गए। धीरे धीरे करके उनको सीईओ बना दिया गया। तो कहते हैं ना कि कंपनी बड़ा तो पॉलिटिक्स भी वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो आखिर वो पॉलिटिक्स से बचे कैसे? वो लाइफ को रिएक्ट नहीं करते थे, रिस्पॉन्ड करते थे। मतलब क्या हो गया कि कोई सामने वाला का गुस्सा करता तो हम लोग भी गुस्सा में बात करते हैं, जबकि ये रिएक्ट हो गया। रिस्पॉन्ड क्या होता है कि उसका पॉजिटिव मीनिंग वो निकालते थे। यहां से क्या सीख सकते हैं? हम बाहर वालों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसके तरफ रिएक्ट कैसे कर सकते हैं, उनका मेन फोकस इस चीज पे रहता है। एक एग्जाम्पल कि अगर किसी का एक्सीडेंट में हाथ टूट गया तो एक आदमी क्या करेगा, सोचते रहेगा मेरा हाथ टूट गया मैं क्या करूं, और एक कहेगा कम से कम दूसरा हाथ तो बचा हुआ है ना, मैं इसके सहारे आगे बढ़ूंगा। तो एक कर रहा रिएक्ट और एक कर रहा रिस्पॉन्ड। तो सुंदर पिचाई की यही सोच थी। और दूसरी बात थी कि वो जनरली लोगों को दुश्मन नहीं बनाते थे। वो जनरली कोई अगर उनके बारे में बुरा भी कुछ कह दिया, कुछ ऐसा हो गया, तो वो जनरली उसके बारे में अच्छा ही बात किया करते थे। इससे क्या होता था कि जलने वाले लोग धीरे धीरे उनको एक्सेप्ट करने लगे। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि कंपनी में हर कोई बोलता था कि सुंदर पिचाई के बिना मेरा काम ही नहीं चलने वाला है। ऐसी हालत हो गई थी। और सुंदर पिचाई से इंटरव्यू में जब पूछा गया कि सर आपका विजन क्या है, तो उन्होंने बताया था एरिस्टोटल का एक फिलॉसफी बताया। उन्होंने कहा इसको कहते हैं किड्स दीज डे इफेक्ट। मतलब जो हमारे अभी के जनरेशन है ना, फ्यूचर जनरेशन वाले बच्चे को हमेशा नकारा, बेवकूफ या लेजी कहते हैं। अपने मम्मी पापा को सुना होगा कि मैं अपने जब टाइम में था तो कितना मेहनत करता था, तुम लोग तो कुछ नहीं करता है। तो जो कमिंग जनरेशन के आते हैं ना, तो अभी का जनरेशन जो है उसको क्या समझता है, ये सब निकम्मा लोग हैं। ये सब जनरेशन को खाली लगता है कि हमको सब पता, लेकिन जानता हूं तो कुछ नहीं है। लेकिन सुंदर पिचाई का यहाँ पर सोच ही कुछ अलग था। वो कहते थे कि नहीं,
कि जो नया जनरेशन आता है ना, नई परवरिश में नया माहौल उनको मिलता है, इसलिए उनकी सोच अलग होती है और वो कुछ अलग तरीके से काम करना चाहते हैं। तो वो उन बच्चों के लिए बिल्कुल सही, वो अपने जगह बिल्कुल सही है। जो पहले वाले लोग बातें करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बातें बेसिस पे बात करते हैं, लेकिन जो अभी का जनरेशन डेवलप कर रहा है, अभी के सिचुएशन के हिसाब से, अभी के माहौल के हिसाब से डेवलप कर रहा है, तो इन बच्चों का सोच अपने जगह बहुत अच्छा है। और नया जब तक कोई सोचेगा नहीं तो फ्यूचर भी नया बनने वाला नहीं, कुछ नया क्रिएटिविटी नहीं आएगी। तो उनका एक ही स्टेटमेंट था कि जिससे भी आपको प्यार है, जो भी काम आप करते हो, उससे पूरी तरह से जुड़ जाओ। यही आपको आगे तक लेकर के जाएगा कि जब बुरा वक्त भी आएगा ना, तो अपने आप से जब क्वेश्चन करोगे कि आखिर मैं स्टार्ट ही क्यों किया था, तो वहां पे आपको हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी, आपको समझ में आएगा अच्छा मैं इसलिए स्टार्ट किया था। और विजन क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि कोई आप दर्द से गुजरे हो, वहां से ताकत निकालिए कि ये दर्द मैं किसी दूसरे को नहीं होने देना चाहता। मैंने जो झेला झेला, जैसे पेरेंट कहते हैं ना कि ठीक है मैं पढ़ा लिखा नहीं, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उसके वजह से क्या होता है ना कि उनको काम करने की प्रेरणा मिलती है। जो दर्द वो जिए हैं ना, वो दर्द अपने कमिंग जनरेशन को नहीं देना चाहते। तो जो दर्द से अभी आप गुजर रहे हो, आप पूरी सोसाइटी को क्या देना चाहते हो, वैल्यू क्या ऐड कर सकते हो। अगर इमोशनली अपने गोल से जुड़ गए तो समझ जाओ कि मिरेकल हो जाएगा। दुनिया ऐसी चेंज होती है। जितने भी टॉप लीडर है ना, इमोशनली अपने गोल से जुड़े हुए होते हैं। या तो कहीं दर्द दिखता है या कोई प्रॉब्लम दिखता है, तभी जाकर के इमोशनली जुड़ करके कोई काम आगे हम लोग करते हैं। ठीक है।